हेलो व्यूअर्स। लैंडमार्क केस एक ऐसा केस होता है जिसमें जो कोर्ट डिसीजन होता है वो एक सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल और लीगल इम्पैक्ट छोड़ता है एंटायर लीगल सिस्टम के ऊपर। ये नए लीगल प्रिंसिपल्स और लॉज को जन्म देता है जिनका इम्प्लीमेंटेशन होता है सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए और लीगल प्रैक्टिस के सही इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ऐसा ही एक लैंडमार्क केस है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। आइए आज हम इसी लैंडमार्क केस को एक्सप्लेन करते हैं। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस को ओलियम गैस लीक केस के नाम से भी जाना जाता है। ये इंडिया का एक लैंडमार्क एनवायरमेंटल लॉ केस है क्योंकि इस केस के जरिए प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी इंट्रोड्यूस हुआ था उन इंडस्ट्रीज के लिए जो हैजार्डस एक्टिविटीज में लगी होती हैं। ये केस सामने आया था ओलियम गैस लीक की वजह से जो दिल्ली की श्रीराम फूड्स एंड फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री से हुआ था। सबसे पहले बात कर लेते हैं केस के बैकग्राउंड की। दिसंबर 1985 में भोपाल गैस ट्रेजेडी के कुछ दिनों बाद ही एक ओलियम गैस लीकेज का केस सामने आया जिसको लेके सोशल एक्टिविस्ट और लॉयर MC मेहता ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की। ये गैस लीकेज हुई थी दिल्ली क्लॉथ मिल्स लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी श्रीराम से जो कि कई इंडस्ट्रियल यूनिट्स को ऑपरेट करती थी। दिल्ली के एक बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड इलाके में करीब 76 एकड़ जमीन के ऊपर ये केमिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जो बनाते थे कास्टिक सोडा, क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। 1984 में हुए भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद श्रीराम के प्लांट्स को लेके भी सेफ्टी कंसर्न्स हुए जिनकी वजह से गवर्नमेंट ने प्लांट में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए इंस्पेक्शंस और रिकमेंडेशंस भी किए। यहाँ तक कि मार्च 1985 में श्रीराम के कास्टिक क्लोरीन प्लांट से हो सकने वाली लीकेजेस को भी डिस्कस किया गया और फर्दर इंस्पेक्शन और रिकमेंडेशंस किए गए सेफ्टी के लिए। इन्हीं पोटेंशियल डेंजर्स की वजह से MC मेहता ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 के तहत एक रिट पिटीशन फाइल की जिसमें ये कहा गया था कि श्रीराम के ये डेंजरस इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद कर दिए जाएं। अभी ये पिटीशन कोर्ट में पेंडिंग ही थी कि 4 दिसंबर 1985 को ये ओलियम गैस लीकेज का हादसा हो ही गया जिससे कि वहाँ पर काम कर रहे वर्कर्स और जनरल पब्लिक को बहुत नुकसान हुआ और यहाँ तक कि एक एडवोकेट की डेथ भी हो गई। अब इस रिट के जवाब में दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऑर्डर इशू किया कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के सेक्शन 133(1) के अंतर्गत जिसमें श्रीराम को ये ऑर्डर्स दिए गए थे कि वो ये हार्मफुल केमिकल्स का यूज बंद कर दे, किसी सुटेबल सेफ प्लेस पे चले जाएं या फिर कोर्ट में अपीयर हो शो कॉज के साथ। इन लीगल प्रोसीडिंग्स में मल्टीपल रिट पिटीशंस इन्वॉल्व थी जिनके जरिए MC मेहता ने श्रीराम के हैजार्डस यूनिट्स के क्लोजर की बात की थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये इश्यूज एड्रेस किए डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेके। पिटिशनर ने कास्टिक क्लोरीन प्लांट के रीओपनिंग को लेके सवाल उठाए जिसमें उसने हाईलाइट किए इनएडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स। साथ ही साथ उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि किसी घनी आबादी वाले एरिया में ऐसी इंडस्ट्रियल प्लांट की लोकेशन होना और उसका वहाँ पर ऑपरेट करना उससे होने वाले हैजार्ड्स को कभी भी कम्प्लीटली खत्म नहीं होने देगा। वहीं ट्रेड यूनियंस, लोकाहित कांग्रेस यूनियन और कर्मचारी एकता यूनियन ने ये कहा कि इस तरह से किसी इंडस्ट्रियल प्लांट को बंद कर देने से 4000 एम्प्लॉइज की रोजी रोटी छिन जाएगी, वो बेरोजगार हो जाएंगे जिससे कि सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगा। उस वक्त के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन और यूनियन ऑफ इंडिया दोनों को रिप्रेजेंट करते थे उन्होंने प्लांट की रीओपनिंग पर ऑब्जेक्शन तो बनाए रखा लेकिन साथ में ये सजेस्ट भी किया कि अगर कोर्ट प्लांट की रीओपनिंग के फेवर में जजमेंट देता है तो वो स्ट्रिक्ट सेफ्टी मेजर्स के इम्प्लीमेंटेशन वाली कंडीशन के बेसिस पे होना चाहिए जिससे कि इस तरह के फ्यूचर इंसिडेंट्स ना हो, ऐसे एक्सीडेंट्स ना हो लीकेज वाले। श्रीराम की तरफ से प्लांट के ओपनिंग के लिए बहुत सारी प्लीडिंग्स आई। उन्होंने इस बात पे बहुत जोर दिया कि वो सारे सेफ्टी मेजर्स लेंगे जिससे कि क्लोरीन की गैस लीकेज वाले रिस्क को रोका जा सकेगा। उन्होंने प्लांट के क्लोजर से होने वाली बेरोजगारी की समस्या पे भी बहुत फोकस किया। उनकी तरफ से एक ये सजेशन भी आया कि पिटिशनर अपनी रिट पिटीशन को थोड़ा सा अमेंड कर सकता है, थोड़ा सा चेंज कर सकता है और क्लोजर के बदले में कॉम्पेंसेशन की डिमांड कर सकता है। कोर्ट ने ये नोटिस किया कि कॉम्पेंसेशन की एप्लीकेशंस तो ऑलरेडी फाइल हो चुके हैं दिल्ली लीगल एड एंड एडवाइस बोर्ड और दिल्ली बार एसोसिएशन द्वारा। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या स्टेप्स लिए। पहला स्टेप, एक्सपर्ट इंस्पेक्शन। 7 दिसंबर 1985 को पिटीशंस को सुनने से पहले, उनकी हियरिंग से पहले कोर्ट ने एक निलाय चौधरी कमेटी को अपॉइंट किया था कास्टिक क्लोरीन प्लांट को इंस्पेक्ट करने के लिए और वहां सेफ्टी रिकमेंडेशंस के बारे में रिपोर्ट करने के लिए। कमेटी ने ये वर्बली बताया कि वहां पर सेफ्टी रिकमेंडेशंस इंप्लीमेंट हो रहे हैं
दूसरा स्टेप, पेटिशनर्स एक्सपर्ट्स। कोर्ट ने पेटिशनर को भी अलाउ किया कि वो अपने खुद के एक्सपर्ट्स को भी अपॉइंट करे जो प्लांट को इंस्पेक्ट करके वहाँ की हैजार्डस सोर्सेज और वहाँ की सेफ्टी रिकमेंडेशंस के बारे में रिपोर्ट करे। तीसरा स्टेप, कॉम्पेंसेशन क्लेम्स। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया गया ओलियम गैस लीकेज के विक्टिम्स के कॉम्पेंसेशन क्लेम्स को हैंडल करने के लिए। दिल्ली स्टेट लीगल एड और एडवाइस बोर्ड को ये डायरेक्शन दिया गया कि इन विक्टिम्स के लिए मेडिकल चेकअप्स अरेंज किए जाएं, उनके कॉम्पेंसेशन क्लेम्स को सपोर्ट करने के लिए। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस भी लिए गए, जैसे कि सेतु रमन कमेटी बिठाई गई इस ओलियम गैस लीकेज के केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और साथ ही साथ लिए गए कुछ म्युनिसिपल एक्शंस। 7 दिसंबर 1985 को इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज ने कास्टिक क्लोरीन के यूज को बैन कर दिया और बैन किया सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट्स को, जब तक कि वहां पर सेफ्टी मेजर्स इंप्लीमेंट न हो जाएं। साथ ही साथ 13 दिसंबर 1985 को असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ फैक्ट्रीज ने एक शो कॉज नोटिस इशू किया श्रीराम के लाइसेंस कैंसिलेशन के लिए, और 24 दिसंबर 1985 को श्रीराम को ये ऑर्डर्स दिए गए कि वो उस एरिया पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज बंद कर दे। ये दोनों ऑर्डर्स सुप्रीम कोर्ट ने बाद में सस्पेंड कर दिए। अब बात करते हैं कि इस केस पे जजमेंट क्या दिया गया। ओलियम गैस लीक केस में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने श्रीराम को अपना कास्टिक क्लोरीन प्लांट रीओपन करना अलाउ कर दिया, लेकिन स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ। कोर्ट ने 10 कंडीशंस इम्पोज की, जिनमें थी रेगुलर मॉनिटरिंग बाय एक्सपर्ट कमिटी, एंगेजमेंट ऑफ ए प्लांट ऑपरेटर फॉर सेफ्टी सुपरविजन, सरप्राइज इंस्पेक्शंस बाय द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज एंड एन ओवरसाइट बाय सेंट्रल बोर्ड सीनियर ऑफिसर ऑन वेस्ट मैनेजमेंट कंप्लायंस। श्रीराम के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को ये कहा गया कि वो एक अंडरटेकिंग सबमिट करें जिसमें वो फ्यूचर में होने वाले ऐसे एक्सीडेंट और कॉम्पेंसेशन की जिम्मेदारी लें। ट्रेड यूनियंस, लोकहित कांग्रेस यूनियन और कर्मचारी एकता यूनियन को एक सेफ्टी सुपरविजन कमेटी बनाने के लिए कहा गया, और मैनेजमेंट को ये कहा गया कि वो अपने एम्प्लॉइज को सेफ्टी मेजर्स लेने पर ट्रेन करें, उनको क्लोरीन गैस हैजार्ड्स के बारे में बताएं, जागरूक करें और मॉक ड्रिल्स कराएं। कॉम्पेंसेशन की बात करें तो श्रीराम को ये ऑर्डर दिया गया कि वो ओलियम गैस लीकेज के विक्टिम्स को 20 लाख कॉम्पेंसेशन दे और फ्यूचर कॉम्पेंसेशन क्लेम्स के तौर पर 15 लाख रुपीस की बैंक गारंटी दे, जो कि 3 साल के अंदर अंदर होने वाले किसी भी तरीके के क्लोरीन गैस लीकेज की वजह से होने वाली इंजरी और डेथ के केस को दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा डिसाइड किया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी का जन्म हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया कि जो भी इंडस्ट्रीज ऐसी हैजार्डस एक्टिविटीज में एंगेज होंगी वो उससे होने वाले एक्सीडेंट्स और उससे हुए नुकसान की पूरी जिम्मेदारी लेगी, और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं माना जाएगा, जैसे कि एक्ट ऑफ गॉड या थर्ड पार्टी का एक्शंस का होना। सारी जिम्मेदारी इंडस्ट्री की ही होगी, क्योंकि जहां एक तरफ वो बीच पब्लिक में अपना काम कर रहे हैं, अपनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज कर रहे हैं, वहीं पर उनकी ये जिम्मेदारी भी होनी चाहिए कि वो पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी का भी ध्यान रखें और उनकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से किसी भी तरीके की अनहोनी या एक्सीडेंट से हुए नुकसान की भरपाई का जिम्मा लें। न सिर्फ पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी उनकी जिम्मेदारी बनती है, बल्कि एनवायरमेंटल डैमेज की भी जिम्मेदारी बनती है। उनकी एक्टिविटीज से पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी अगर रिस्क में पड़ती है, एनवायरमेंट को कोई नुकसान होता है, तो इन सब की जिम्मेदारी उन्हीं की है। अब चूंकि इससे होने वाला नुकसान किसी का डेलिब्रेट एक्शन नहीं था, तो ये सवाल उठता है कि ये जिम्मेदारी किसकी है। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के लैंडमार्क जजमेंट से एक बात सामने आई कि ऐसी हैजार्डस इंडस्ट्रीज की लायबिलिटी को लेके एक बहुत ही रोबस्ट फ्रेमवर्क तैयार हुआ, जिससे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के चलते पब्लिक हेल्थ और एनवायरमेंट सेफ्टी को भी इंश्योर किया जा सका, पब्लिक सेफ्टी और एनवायरमेंटल सेफ्टी को भी इंश्योर किया जा सका। इस लैंडमार्क जजमेंट से इंडस्ट्रियल सेफ्टी को लेके रूल्स एंड रेगुलेशंस के एनफोर्समेंट को पॉसिबल किया जा सका, और साथ ही साथ बहुत स्ट्रिंजेंट और स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल लॉज भी बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी को एस्टैब्लिश करके एक हाई स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंश्योर किया जा सका। इंडस्ट्रीज और कॉर्पोरेट सेक्टर्स को ये एहसास दिलाया गया कि उनकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज और ऑपरेशंस के राइट के चलते उनकी कुछ ड्यूटीज भी हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं पब्लिक सेफ्टी और एनवायरमेंट सेफ्टी की तरफ। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस पीएन भगवती ने एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया। तो ये था एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का लैंडमार्क केस, जिसकी अभी हमने डिटेल्ड एनालिसिस की है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आपको कोई मन में डाउट्स आ रहे हैं, कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो प्लीज शेयर करिए हमारे कमेंट सेक्शन में।
मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देने की। ऐसे और लैंडमार्क केसेस हम सामने लाते रहेंगे। बने रहे मेरे चैनल पे नॉलेज विद चैप्स।